सबसे पहले आप एक पिजिन भाषा का कंसेप्ट समझिए। पिजिन पिजिन मतलब संकर मिश्रित भाषा का कंसेप्ट समझिए। भारत से ही शुरू करते हैं। इधर नागालैंड में एक भाषा है जिसको नगामी बोलते हैं। नगामी। तो नगामी भाषा का विकास कैसे हुआ? वो असम और नागालैंड के लोग जो बाजार में जो सटा हुआ सटी हुई जो सीमाएं हैं, वहां जो मेल मिलाप होता था हाट बाजार में, तो उससे नागालैंड की भाषा और असमिया भाषा दोनों के मिश्रण से नगामी भाषा का जन्म हुआ। क्योंकि असम की जनता भी उसी हाट में जाती थी जो असमिया बोलती थी, नागालैंड के भी लोग वहीं आते थे जो तिब्बती बर्मी परिवार की भाषा बोलते हैं नागालैंड के लोग। तो उसे नगामी भाषा का जन्म हुआ। उसको हम लोग पिजिन भाषा बोलते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उर्दू पर आते हैं। उर्दू को देखिए। तो उर्दू में हम लोग क्या देखते हैं? उर्दू में हम लोग देखते हैं कि 13वीं सदी में जब तुर्कों ने दिल्ली में प्रवेश किया और वहां की जो फौज आई, वहां के जो पदाधिकारी आए, तो वो लोग भाई चावल दाल नमक खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाते थे। यहां के लोगों से वो सामान लेते थे। तो दिल्ली और मेरठ के इलाके में उर्दू का विकास हुआ। माने उसका जो फ्रेम है वो तो हिंदी का रह गया, लेकिन जो तुर्क लोग थे वो लोग अरबी फारसी के जो शब्द लाए, तुर्की के जो शब्द लाए, वो मिक्स होते गया। परिणामतः 13वीं सदी में उर्दू का जन्म हुआ दिल्ली और मेरठ में। ये पिजिन भाषा इसको कहते हैं। चूंकि वो लोग बाहरी थे, तुर्क लोग बाहरी थे, आए थे आक्रमण करने, सत्ता पर कब्जा करने के लिए, लेकिन यहां की जनता से उनकी जरूरत थी तेल मसाला खरीदने के लिए या किसी भी रूप में, तो उर्दू का विकास हुआ। तो धीरे धीरे भाषा धीरे धीरे डेवलप होती है। रातों रात कोई भाषा पैदा होकर करके फिलॉसफी और ये साहित्य की भाषा नहीं बनती है। 500 साल बाद उर्दू का जन्म तो हो गया, लेकिन उसका जो विकास है, सम्यक विकास, जिसका प्रयोग हम लोग कला के फील्ड में, दर्शन के क्षेत्र में, इतिहास के फील्ड में, काव्य के क्षेत्र में जब करने लगते हैं, तो इसमें कम से कम 500 साल समय लगता है। तब वो ऊंचाई की भाषा होती है, वो पिजिन भाषा। ये पिजिन भाषा है। उर्दू का विकास पिजिन भाषा के रूप में हुआ। इस तरह की भाषा का जन्म चाइना में भी हुआ, व्यापार के कारण। ये तो सत्ता के कारण हुआ, प्रशासन के कारण भी हो सकता है, धर्म के कारण भी हो सकता है, व्यापार के कारण भी हो सकता है। व्यापार के कारण चीन में पिजिन इंग्लिश का जन्म हुआ। चीन में यूरोप के लोग आते थे, तो वहां व्यापार करने, तो चाइनीज भाषा का जो ग्रामर है उसी में अंग्रेजी के शब्द घुसते गए व्यापार के क्रम में। तो पिजिन इंग्लिश का जन्म हुआ चाइना में, पिजिन इंग्लिश। उसी तरह आप मध्य सागर में जो व्यापार होता था, तो वहां पर भी पिजिन भाषा का जन्म हुआ। उसको हम लोग बोलते हैं शबीर भाषा। तो शबीर भाषा में क्या है? शबीर भाषा में यूरोपीय और अरबी भाषाओं का मिश्रण है। बहुत सारे दुनिया में तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे। तो पहली बात यह बता दूं कि ईसा से 6ठी सदी ईसा पूर्व में, माने बुद्ध के समय में, वो जो पंजाब और सिंध का इलाका था,
वह ईरानियों के कब्जे में था। ईरानी लोग वहां शासन करते थे, वहां ईरानी फौज थी, वहां ईरानी वाइसराय थे, वहां ईरानी ब्यूरोक्रेट थे। लेकिन वहां की जनता जो थी, पंजाब सिंध क्षेत्र की, गंधार की, वो प्राकृत भाषा बोलती थी। और ईरानी जो फौज थी, ईरानी जो नौकरशाह थे, वे तमाम लोग प्राचीन ईरानी भाषा बोलते थे। तो जैसे उर्दू का जन्म हुआ, वैसे ही उस क्षेत्र में धीरे धीरे उन भाषाओं का मिश्रण होने लगा। पश्चिमोत्तर में प्राचीन ईरानी का, और वहां की जो भाषा थी प्राकृत, निया प्राकृत, गंधारी प्राकृत, ये सब का मिश्रण होने लगा। अब मिश्रण होने से ही धीरे धीरे संस्कृत का जन्म हुआ। उस रूप में नहीं जिस रूप में हम लोग देखते हैं लिटरेचर में, छिटफिट हुआ। क्योंकि उसको तो लिटरेचर की भाषा बनने में 500-600 साल लगेंगे ना, अचानक तो बनेगा नहीं। तो फिर क्या हुआ कि वहां मैं कह रहा हूं कि मिश्रण होने लगा। इसीलिए आप जब कहते हैं कि संस्कृत विदेश की भाषा है, तो यह गलत बोलते हैं। आप संस्कृत को खोजिएगा ईरान में, तो संस्कृत ईरान में नहीं मिलेगी। आप उर्दू को खोजिएगा टर्की देश में, तो वहां उर्दू थोड़ा मिलेगी। उसका जन्म तो यहां दिल्ली मेरठ में हुआ। इसीलिए संस्कृत भाषा आप चाहिएगा कि मिल जाए ईरान में, तो वहां नहीं मिलेगी। उसका तो जन्म पश्चिमोत्तर में हो रहा है। अगर प्राकृत भाषी लोग ईरान में गए होते, वहां इनका साम्राज्य हुआ होता, तब संस्कृत भाषा का जन्म ईरान में होता। लेकिन चूंकि मिश्रण पश्चिमोत्तर में हुआ, सिंध, पंजाब, गंधार के इलाके में, इसलिए संस्कृत का जन्म वहां हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि संस्कृत के भाषा नहीं थी, संस्कृत के शब्द बन रहे थे। और यह आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने तो कहा ना कि आप शकों और कुषाणों के अभिलेखों की भाषा पढ़िएगा, जो सिक्कों पर है, जो अभिलेखों में है शकों का, कुषाणों का, तो उसमें आप देखिएगा कि प्राकृत में संस्कृत के शब्द हैं, मतलब कि संस्कृत जैसे शब्द हैं, ऐसा हुआ। संस्कृत जैसे शब्द हैं। और ठीक ईसा के आसपास ही हमारे यहां भाषा वैज्ञानिकों ने मिश्रित संस्कृत की बात कही है। जैसे दिव्यावदान वगैरह बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए, उसको ये कहा जाता है कि वो संस्कृत मिश्रित प्राकृत है। ये गलत ही कहा जाता है। वो प्राकृत में प्राकृत का संस्कृतिकरण है कहिए। कुछ उधर के जो पश्चिमोत्तर के जो शब्द हैं, वो आकर करके उसमें घुल मिल रहे हैं। ये दोनों मिल रहा है। अभिलेखों में जो आप देख रहे हैं मिश्रित प्राकृत, तो मिश्रित संस्कृत मत कहिए, मिश्रित प्राकृत कहिए। वो साहित्य में भी देख रहे हैं हम लोग कि उसी समय मिश्रित प्राकृत मिल रहा है, मिल रहा है। और अब क्लियर हुआ कि प्राकृत, हिती भाषा में भी हम लोग देखते हैं प्राकृत। और प्राकृत पहले से ये भाषा थी। बीच में जो ये संस्कृत का रूप धारण शब्द करते हैं, फ्रेम लेकिन रह जाता है ये प्राकृत ग्रामर का ही। वो भी जो मिश्रित प्राकृत जिसको ये लोग बोलते हैं, जिसको
हाइब्रिड संस्कृत लोग बोलते हैं, गलती से बोलते हैं हाइब्रिड संस्कृत। हाइब्रिड संस्कृत नहीं, हाइब्रिड प्राकृत बोलिए। देखिए, अब यही एक बात और ध्यान में आ गई कि ये जो तत्सम तद्भव का जो कंसेप्ट है, यह स्वीकार्य नहीं है। यह भी संस्कृत को प्राचीन साबित करने का एक साधन है। तमिल में तो नहीं, हम लोग तमिल का जब इतिहास पढ़ाते हैं, मुंडारी भाषा का इतिहास पढ़ाते हैं, संथाली भाषा का इतिहास पढ़ाते हैं, अंगामी भाषा का नॉर्थ ईस्ट का इतिहास पढ़ाते हैं, तो किसी में तत्सम तद्भव का तो कंसेप्ट नहीं है। हिंदी में ही यह बीमारी है कि तत्सम उससे पैदा हुआ तद्भव, यह संस्कृत भाषा को जननी भाषा मानने का केवल औजार मात्र है। इससे साबित हो जाएगा कि भाई ये तत्सम शब्द है और उसी से प्राकृत और हिंदी के शब्द डेवलप हुए हैं, ये सब तद्भव है। वरना तमिल का इतिहास कैसे लिखा जाएगा, तमिल भाषा का, मलयालम भाषा का इतिहास कैसे लिखा जाएगा? वहां तो नहीं है। तो क्या उसकी पढ़ाई वहां नहीं होती है? सबकी होती है। फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।